We are again here for your current affairs session. Hope you have revised what we have learned yesterday. Now again, these are again current affair news for today. The first important news, which is from the environment section, is about the zombie fire. Zombies, as we all know. But how come the fire became zombie? Let's understand. Actually, this is an underground fire which is causing a lot of smoke. Like you can see, this is an image from the satellite, and as you can see, there's a lot of smoke with the fire. That is why it is being called zombie fire. Let's read the news. As global temperatures rise, fires are spreading farther north and into the Arctic. प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो हमारी फॉरेस्ट फायर्स थी ये आर्कटिक और एंटार्क्टिक की तरफ बढ़ती जा रही हैं, लीडिंग टू राइज इन द ज़ॉम्बी फायर्स. आप जानते हैं कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक हमारे पोल रीजन्स हैं. अर्थ का नॉर्थ पोल इज आर्कटिक एंड साउथ पोल इज एंटार्क्टिक. पोल रीजन्स हैं तो साल भर बर्फ में रहते हैं. अभी वहां पर फायर का जाना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. दीज आर द अंडरग्राउंड वाइल्ड फायर्स. मैंने अभी आपको बताया अंडरग्राउंड फायर्स है दैट स्मोल्डर बीनीथ द सरफेस. सरफेस के नीचे रहती हैं, बर्निंग स्लोली एंड रिलीजिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ स्मोक. इसमें धुआं बहुत होता है. तो अब जब सैटेलाइट से स्पेस से उसका इमेज लिया जाता है तो कुछ इस तरीके से दिखता है. इसका कंसर्न क्या है? बेसिक कंसर्न इसका ये है कि अभी जो इस फायर की वजह से स्नो है वो कवर धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है आर्कटिक और एंटार्क्टिक से. और अगर एंटार्क्टिक और आर्कटिक से बर्फ तेजी से पिघलेगी तो सी लेवल राइज होगा और जो सी के किनारे सिटीज हैं वो सारी सबमर्ज हो जाएंगी. दे कैन परसिस्ट थ्रू विंटर. ये पूरे विंटर में भी रहेंगी. तो आप खुद सोचिए कि बर्फ कैसे इकट्ठा हो पाएगी. दीज फायर्स आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा कि और फायर से डिफिकल्ट क्यों है, बिकॉज दीज आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट. अगर डिटेक्ट ही नहीं होगा तो एक्सटिंग्विश कैसे होगा, मेकिंग देम अ चैलेंजिंग फायर फाइटिंग टास्क. नॉर्मल फॉरेस्ट फायर्स होती है वो पता चलती है, हम उनका एक्सटिंग्विशिंग के लिए कुछ स्टेप्स लेते हैं, पर इनका तो पता ही नहीं चल पाता बिकॉज दीज आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एज बीइंग द beneath the earth. Zombie fires occurs in carbon rich peatlands. वो peatlands जहां पर कार्बन स्टोर हो रखी है वहां ये बहुत ज्यादा होती है बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड एड करती है फायर को एंड कॉजेज सिग्निफिकेंट एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. तो मेरे ख्याल से भी आप समझ गए होंगे कि ज़ॉम्बी फायर क्यों न्यूज में है, बिकॉज इट इज बिकमिंग अ एनवायरमेंटल कंसर्न contributing to climate change and air pollution. Abhi when whole of the world is fighting the climate change, these types of event are a big jolt. Fine. The Arctic's warming condition makes the forest and the tundra more susceptible to wildfires, and changes in atmospheric circulation, including more frequent lightning strikes, contribute to fire outbreaks. तो यहाँ पर फायर कैसे होती है? बिकॉज दीज आर द पोलर रीजंस. ह्यूमन एक्टिविटीज कम है, यहाँ जो लाइटनिंग्स होती हैं स्काई लाइटनिंग्स, उसकी वजह से ये फायर्स होते हैं. चलिए, इससे रिलेटेड एक और टर्म है पोलर आइस ज़ॉम्बी. इसको पोलर आइस ज़ॉम्बी भी कहते हैं. मैंने जैसे बताया ये आर्कटिक और एंटार्क्टिक आइस के नीचे होती है, इसीलिए इसको पोलर आइस ज़ॉम्बीज भी कहा जाता है. So the Arctic and the Antarctic ice, it appears to be melting and disappearing during the warmer months. पहले क्या होता था, वार्मर मंथ्स में पोल से जो आइस होता था वो मेल्ट होता था, लेकिन अभी अब विंटर में वो रीअपियर हो जाता था. लेकिन इस फायर की वजह से जो आइस है उसका रिप्लेनिशमेंट नहीं हो पा रहा है फ्रॉम द पेरेंट ग्लेशियर्स. सो दिस इज द मेन कंसर्न फॉर द एनवायरमेंटलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, क्योंकि ये सिर्फ फायर स्मोक को कॉज नहीं कर रहा, कार्बन को रिलीज नहीं कर रहा है, ना ही कि केवल क्लाइमेट चेंज का एक रीजन बन रहा है, बट इसकी वजह से आर्कटिक और एंटार्क्टिक का आइस भी डिस्टर्ब हो रहा है. तो आपको ये पॉइंट याद रखना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव. नाउ कम्स द सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट. दिस इज फ्रॉम योर इकोनॉमी. सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स. This is not bonds, these are bonds. Bonds क्या होते हैं? आपको गवर्नमेंट
एक पीस ऑफ पेपर देती है जिसपे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, एक एग्रीड इंटरेस्ट रेट होता है, और गवर्नमेंट कहती है कि ठीक है वी नीड सम मनी, तो आप गवर्नमेंट को लोन देते हो। आपसे मतलब कोई भी जनरल पब्लिक या कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स रिलीज करता है टू कलेक्ट द मनी फॉर डिफरेंट वर्क्स। ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स जो कि किसी ऐसे प्रोजेक्ट्स में लगाए जाते हैं जो एनवायरमेंटल के लिए अच्छे होते हैं। इसको रिलीज कौन कर रहा है अभी जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है? द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी। आपको याद रखना है इस ऑर्गेनाइजेशन को भी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी विल अलाउ पेंशन फंड्स टू इन्वेस्ट इन सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। तो देखिए गवर्नमेंट जब इस बॉन्ड को रिलीज करेगा तो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि वो भी इन फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। मींस दे विल बाय दोस फंड्स फ्रॉम द गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड एंड दे विल अर्न द इंटरेस्ट ऑन देम, that the government is expected to issue in the second half of the current financial year। तो मेन इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें ये है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट सेकेंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रिलीज करने वाला है, जिसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने डिसाइड किया है कि दे विल बाय। दिस इज द न्यूज। जैसे मैंने भी आपको बताया व्हाट आर द सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, गवर्नमेंट इशूड, गवर्नमेंट ही इशू करती है कंट्री की, याद रखिएगा। यूज्ड टू फंड प्रोजेक्ट्स दैट हैव पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। तो क्या होते हैं ग्रीन बॉन्ड्स? ग्रीन बॉन्ड्स होते हैं वो बॉन्ड्स जिसे गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है, उस बॉन्ड से जो मनी रेज होता है उसको गवर्नमेंट ऐसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करता है विच हैज पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स एंड कंट्रीब्यूट टू सस्टेनेबिलिटी गोल्स, एसडीजीज। कितने एसडीजीज है? 14। इनके बारे में आई होप आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो थोड़ा डिटेल में इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। इट वॉज अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2023। इसके लिए ये ग्रीन बॉन्ड्स गवर्नमेंट जो अभी रिलीज करने वाला है इसके बारे में ऑलरेडी बजट में अनाउंस हो चुका है। बाकी जो डिटेल्स है वो आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको छोटा सा पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी के लिए बता देती हूँ। वेयर इट वॉज फाउंडेड? इट वॉज फाउंडेड इन 2003 और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ये क्या करता है? इट इज अ रेगुलेटरी बॉडी। याद रखिएगा क्या है? रेगुलेटरी बॉडी, इसके नाम में ही सजेस्ट करता है फॉर द ओवरऑल सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ पेंशंस इन इंडिया। इंडिया में जितना भी पेंशंस है उसको ये रेगुलेट करता है और उसका जितना भी सुपरविजन होता है वो सारा ये ऑर्गेनाइजेशन करता है एंड इट वर्क्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। देखिए और गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि वो प्रीलिम्स और मेंस किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस न्यूज में होते हैं उनको आप जरूर स्टार मार्क करिए, अपने पास उनका एक छोटा सा नोट बना के रखिए। इससे रिलेटेड और भी चीजें हो सकती है कि इसमें मेंबर्स कौन होते हैं, इसका करंट में चेयरमैन कौन है, ठीक है। अगर इसके इलेक्शंस होते हैं मेंबर्स के लिए, चेयरमैन के लिए, तो वो कैसे होते हैं, उनका टर्म कितना होता है, ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपके पास होती है तो एग्जाम्स में आपको बहुत हेल्प करती है। तो दिस वाज सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स एंड अबाउट द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंटल अथॉरिटी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, भूमि सम्मान 2023। देखिए नाम से तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये एग्रीकल्चर बेस्ड कोई प्राइज है, लेकिन नहीं है, ऐसा नहीं है। किसने दिया है? ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिया। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आजकल असर्शन रीजन क्वेश्चंस बहुत आते हैं और उसमें इसी तरीके की स्टेटमेंट दी जाती है लाइक कि भूमि सम्मान 2023 वाज प्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड दैट स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। So you have to remember about the award as well as who has presented the award. And what is this award about? It was given to state secretaries, यानी इंडिया की डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज के बारे में है ये। वहां के जो सेक्रेटरीज और डीसीज है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स और उनकी टीम्स, तो तीनों को दिया गया है, स्टेट सेक्रेटरीज, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स एज वेल एज स्टेट टीम। कौन सी टीम? which excelled in achieving saturation of the core components of स्कीम। पढ़िएगा ध्यान से आप। स्कीम है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। पुरानी स्कीम है, 2008 में आई थी, तब इसका नाम था डिजिटल इंडिया नहीं था, इसके नाम के आगे, इसके आगे था नेशनल
लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, LRMP। ठीक है, इसको बाद में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम किया गया। बाय द वे, डिजिटल इंडिया अपने आप में एक स्कीम है, एक प्रोग्राम है। इसको कब लॉन्च किया गया था? याद रखिएगा, डिजिटल इंडिया 2015 में लॉन्च किया गया था। एंड दिस स्कीम वाज लॉन्च्ड इन 2008 as National Land Record Modernization Program, which is later renamed as Digital India Land Records Modernization Program। क्या होता है कि हमारे गांव में, स्पेशली ये रूरल, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स का एक प्रोग्राम है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल अफेयर्स, ये इनका प्रोग्राम है। गांव में मेजरली जो लैंड्स होते हैं उनका रिकॉर्ड्स प्रॉपर अवेलेबल नहीं होता, तो ये स्कीम जब लॉन्च करी गई थी तो उसका पर्पस था कि लैंड्स जितना भी अवेलेबल है रूरल एरियाज में, उसका प्रॉपर मेजरमेंट, उसका प्रॉपर ओनरशिप डिसीजन और जितने भी पेपर्स हैं उनको डिजिटल फॉर्म में लाया जाए, सो दैट इट बिकम्स रीडली अवेलेबल in a real time for any citizens of India. They can just log in and can check the details of their land. इससे फायदा ये होगा कि जो लैंड डिस्प्यूट्स है उसको भी कम किया जा सकता है। तो ये स्कीम थी। मेन मुझे आपको ये बताना था, भूमि सम्मान गिवन बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्कीम डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, इसको जिन्होंने भी अच्छे से अचीव किया उन स्टेट सेक्रेटरीज को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और साथ साथ उनकी टीम को ये अवार्ड दिया गया। Now comes this thing, 56 C295 MV ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। नाम याद रखिए, अक्सर पूछ लिए जाते हैं इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में, वन लाइनर्स में। क्या है ये एयरक्राफ्ट और न्यूज में क्यों है? नाम से ही पता चल रहा है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है। न्यूज में इसीलिए है कि फर्स्ट टाइम इंडिया में कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया में ही इस एयरक्राफ्ट को बनाएगी। ये बता देती हूँ मैं आपको, एयरबस एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, ये दो नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये दोनों ही इंडिया में इसको मैन्युफैक्चर करेंगे। एयरबस एंड टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड आर वर्किंग टुगेदर टू एस्टैब्लिश एन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। कहाँ बन रही है ये? वडोदरा, गुजरात। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एयरबस और साथ साथ टाटा की कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड। ये एक सेटअप डाल रहे हैं। कहाँ बना रहे हैं सेटअप को? वडोदरा, गुजरात। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंडियन एयरफोर्स के साथ इन दोनों की डील हुई है टू ये ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट को प्रोक्योर करेंगे और किसको रिप्लेस करेंगे? एवरो एयरक्राफ्ट को। ये छोटे छोटे कीवर्ड्स होते हैं, आप इन कीवर्ड्स को एम्फसाइज करिए, कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो दिस इज C295 MW ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम द साइड ऑफ इंडियन एयरफोर्स उन्होंने डील करी है एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम्स के साथ। इसमें से 16 एयरक्राफ्ट स्पेन में भी बनेंगे, लेकिन अ मेजर चंक 40 इतना इंडिया में बनाए जाएंगे। कहाँ बनेंगे? प्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय दिस एयरबस एंड टाटा सब्सिडरी। तो ये टाटा और एयरबस जॉइंटली 40 एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाएंगे, 16 हमारे स्पेन से बन के आएंगे। इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इसकी कैपेसिटी 9 टन की है। ये 71 ट्रूप्स, मतलब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा एयरक्राफ्ट है। 71 ट्रूप्स या 50 पैरा ट्रूप्स, इसको ये एक साथ लेकर के उड़ सकता है। अप टू 11 आवर्स ये फ्लाइट ले सकता है। एंड मल्टी रोल ऑपरेशंस है इसके अंडर एनी वेदर कंडीशंस, चाहे कैसी भी वेदर कंडीशंस हो उसमें ये 50 पैरा ट्रूप्स और 71 ट्रूप्स के साथ उड़ सकता है। नाउ कम्स द नेक्स्ट न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज। स्वीडन न्यूज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्लेस इन न्यूज हो जाता है। न्यूज इज सिंपल कि कुछ प्रोटेस्ट हुए हैं, कहाँ? बगदाद, इराक में। ठीक है, यहाँ पर कुछ हुए हैं क्योंकि कुछ कुरान बर्निंग इवेंट्स हुए थे स्टॉकहोम, स्वीडन में। तो उसके अगेंस्ट बगदाद में ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं क्योंकि स्वीडन का लॉ किसी भी तरीके का पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन या ब्लेस्फेमी लॉस के अगेंस्ट कुछ भी नहीं करने देता है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट न्यूज ये हो जाती है कि टर्की ने ऑब्जेक्शन हटा दिया था स्वीडन को नाटो में ज्वाइन करने के लिए। तो स्वीडन विल सून बी ज्वाइनिंग नाटो। नाटो क्या है, किसी और दिन इसको डिटेल में देखेंगे। बाकी कीवर्ड है, इसके बारे में आप अच्छे से समझ लीजिएगा। न्यूज से इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि स्वीडन कहाँ है। ये देखिए, इधर आर्कटिक ओशन है, ऊपर आर्कटिक एरिया आ जाता है। ये आइस आप देख पा रहे हैं।
बैरेंट सी है, इधर नॉर्वे है, इधर फिनलैंड है, बीच में है स्वीडन, जिसका कैपिटल क्या है, स्टॉकहोम। आपको जितने भी कंट्रीज हैं उनके कैपिटल्स को साथ साथ करना है। जब हम ज्योग्राफी का कोर्स करेंगे तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक कंट्री के बारे में, उनके कैपिटल्स के बारे में, और जितने उनके डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो स्वीडन का अगर हम डायरेक्ट नेबरहुड देखें तो नॉर्वे, फिनलैंड, नीचे आ जाता है डेनमार्क, फिर बाल्टिक सी है, आप यहाँ देख सकते हैं एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, रशिया। ठीक है, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर रशिया है, पोलैंड है, जर्मनी है, डिटेल्स हम बाद में देखेंगे, पर इंपॉर्टेंट ये है नॉर्वेजियन सी, बैरेंट सी, बाल्टिक सी, ये सारे स्वीडन के आसपास है। ये एरियाज आपको याद रखने हैं। जब भी कोई इंपॉर्टेंट प्लेस न्यूज में होगा आपको उसका मैप पर इसी तरीके से प्रेपरेशन करना है। नाउ एक और इंपॉर्टेंट न्यूज, ये भी एनवायरमेंट से रिलेटेड है। ईस्ट अफ्रीकन क्रूड ऑयल पाइपलाइन, क्रूड ऑयल आप जानते हैं रॉ ऑयल जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो उसके लिए पाइपलाइन बन रही है। कहां पर, ईस्ट अफ्रीकन रीजन में ये पाइपलाइन बन रही है, बट इट हैज बिकम अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर द एनवायरमेंटलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। उसके पीछे रीजन क्या है, इसके भी कुछ कीवर्ड्स हैं, आप देखिएगा। बेसिकली जो ईस्ट अफ्रीकन पाइपलाइन है ये तिलेगा किंगफिशर ऑयल फील्ड, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि वेयर आर किंगफिशर ऑयल फील्ड सिचुएटेड। अब हमने तो सुना नहीं होता सारी चीजें, पर ये छोटे छोटे कीवर्ड्स इन्हीं न्यूज से आते हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आइदर मैच द फॉलोइंग और वन लाइनर्स बनते हैं। ये आपका वेस्टर्न युगांडा में है। ठीक है, आप अगर मैप में देख पा रहे हैं, दिस इज युगांडा, इसके वेस्ट साइड ये किंगफिशर ऑयल फील्ड्स है, ये तिलेंगा ऑयल फील्ड्स है। ठीक है, तो ये पाइपलाइन यहाँ से शुरू हो रही है और ये होते 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 टैंगा फील्ड्स किधर है, दिस इज इन तंजानिया। ठीक है, तंजानिया के टैंगा ऑयल फील्ड्स है। तो आपका वेस्टर्न युगांडा से तंजानिया तक ये ऑयल फील्ड्स जा रहा है। तो आप कहेंगे इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब उनका अपना एक प्रोजेक्ट है उन्होंने डाल दिया, नहीं, इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, याद रखिएगा। युगांडा में मुर्चिंसन फॉल्स है। अगेन इस तरीके के क्वेश्चंस आप देखते हैं ना और फिर आप बोलते हैं पता नहीं कहां से दिया एग्जामिनर ने, वो यहां से देता है। तो मुर्चिंसन फॉल्स नेशनल पार्क है युगांडा में, और वहीं पर मुर्चिंसन फॉल, एल्बर्ट डेल्टा, रामसर साइट, इनको डिस्टरप्ट कर रही है ये पाइपलाइन। ये रीजन है कंसर्न का। तो इसमें हमने क्या इंपॉर्टेंट देखा, साउथ अफ्रीकन क्रूड ऑयल पाइपलाइन है, तिलेगा किंगफिशर ऑयल फील्ड्स कहाँ है, वेस्टर्न युगांडा, और वेस्टर्न युगांडा में ही अवेलेबल है मुर्चिंसन फॉल्स नेशनल पार्क एंड मुर्चिंसन फॉल्स, एल्बर्ट डेल्टा, रामसर साइट। न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्लेसेस बन जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से याद रखिएगा। एक छोटी सी न्यूज, इंडिया ने 1 मिलियन डोनेट किया है, किसको, हिंदी को प्रमोट करने के लिए यूनाइटेड नेशंस को। ठीक है, तो इंडिया ने हिंदी के डेवलपमेंट के लिए, उसके प्रमोशन के लिए $1 मिलियन, ये ऑब्वियसली डॉलर्स होंगे, $1 मिलियन डोनेट किया है यूनाइटेड नेशंस को। बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार न्यूज है, सूरत डायमंड बुर्स। ये सूरत डायमंड बुर्स एक बिल्डिंग है जिसका इमेज आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। क्या किया है इस बिल्डिंग में, क्या स्पेशल है। इससे पहले यूएस का जो पेंटागन है, क्या है पेंटागन, पेंटागन जो यूएस का डिफेंस हेडक्वार्टर आप कह सकते हैं, यानी वहां की आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों का जॉइंट हेडक्वार्टर है। पेंटागन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका शेप एक पेंटागन की तरह है। ठीक है, एक पेंटागन शेप्ड बिल्डिंग है। ये अब तक का सबसे बड़ा ऑफिशियल स्ट्रक्चर था, इसको रिप्लेस कर दिया है सूरत डायमंड बुर्स ने। ये देखिए उसका ऑफिस है, ये इतना बड़ा बना है कि इससे ये पेंटागन जो यूएस का हेडक्वार्टर है डिफेंस सर्विसेज का, उससे भी बड़ा ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। बस इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, बाकी कितना मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है वो सब हमें नहीं याद रखना। फिर आईएनएस यादरी और आईएनएस कोलकाता, ये दो शिप न्यूज में है, ये क्योंकि ये बायलेटरल मेरीटाइम एक्सरसाइज मतलब जो समुद्र में, समुद्र के किनारे पर होती है,
उसमें ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं कहाँ, इंडोनेशिया में, इंडोनेशियन नेवल फोर्सेस के साथ। और ये कहाँ हो रही है, जकार्ता में। इसमें ये 3 ही चीज इंपॉर्टेंट है, INS सह्याद्री, INS कोलकाता, बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज विद इंडोनेशियन नेवल आर्मी एट जकार्ता। इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल एनी अवार्ड, देखिए एनी अवार्ड जो है ये आपको याद रखना है कि ये एनवायरमेंट और एनर्जी इन 2 फील्ड्स में दिया जाता है। इंटरनेशनल अवार्ड है, इंटरनेशनल अवार्ड, और अभी न्यूज में इसलिए भी है बिकॉज इट इज अ मोमेंट ऑफ प्राइड फॉर इंडिया। प्रोफेसर टी प्रदीप कहां से है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, IIT मद्रास। इनको इस साल के अवार्ड के लिए चुना गया है। और उनको ये अवार्ड किस लिए मिल रहा है, इनका जो मेजर वर्क है वो नैनो टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल वाटर प्यूरिफिकेशन। ये 2 चीज में इनका मेजर वर्क है और उनके इसी वर्क में इनोवेशन के लिए इस साल का ये अवार्ड उनको दिया जा रहा है। एनी अवार्ड के लिए आपको याद रखना है कि 2007 से इसको दे रहे हैं, ये 15th एडिशन है। और प्रोफेसर टी प्रदीप को ये अवार्ड इस बार इटली के प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाएगा। ये थी आज की इंपॉर्टेंट करंट न्यूज। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। प्लीज रिवाइज, जो कीवर्ड्स मैंने बताए हैं उन कीवर्ड्स को फोकस करिए, उन पर अपनी स्टडीज को अच्छे से फोकस करके उनको और डिटेल में पढ़िए। एंड आई प्रॉमिस आपका प्रीलिम्स में जब कुछ भी आएगा तो कुछ भी इनसे बाहर नहीं जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।